हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लीजी विद सुभाष सर। आज हम फिर अपने वादे के मुताबिक आप लोग के लिए फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुए हैं, जो कि क्लास 10 साइंस का है। और ये साइंस का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, बोर्ड एग्ज़ाम में। इस साल जो बच्चे बोर्ड की एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए बहुत ही ये क्वेश्चन इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो फटाफट देखते हैं कि किस टाइप का क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम आपसे पूछ सकता है। आते हैं पहले क्वेश्चन पे। कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका अपवर्तनांक अधिक है, यानी किसका अपवर्तनांक अधिक होता है। तो हीरे का अपवर्तनांक जो होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, आप सब लोगों को पता है। तो ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, किस लेंस में मुख्य फोकस की संख्या किसी लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है, तो 2 होती है। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 4 यही कह रहा है कि दाढ़ी जो हम बनाते हैं तो वो किस दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन बी जो है अवतल दर्पण, वो सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी एफ और उसकी वक्रता त्रिज्या आर के बीच संबंध है। तो फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या के बीच जो संबंध होता है वो एफ बराबर r/2, यानी फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। क्वेश्चन नंबर 6 में निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। किस लेंस को कहा जाता है, उत्तल लेंस को अभिसारी और अवतल लेंस को अपसारी। इसका अपोजिट भी कभी कभी पूछ देता है, तो इस बात का ध्यान रखिएगा आप लोग। 7 नंबर, दृश्य प्रकाश में किस वर्ण का तरंगदैर्घ्य न्यूनतम होता है। कभी अधिकतम पूछ देता है, कभी न्यूनतम पूछ देता है। तो न्यूनतम जब भी पूछेगा तो आपको बैगनी या नीला पे, अगर बैगनी का ऑप्शन नहीं है तो नीले पे टिक कीजिएगा, अगर ज़्यादा पूछेगा तो वो लाल पे टिक कीजिएगा। तो अब देखते हैं 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना को दर्शाता है। तारों का टिमटिमाना प्रकाश के अपवर्तन को दर्शाता है। प्रकाश के अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। तो ये भी थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन आता है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसमें वायु की चाल सबसे अधिक होती है। तो कह रहा है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है किसमें। तो वायु में होती है, कांच में, निर्वात में। तो प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा जो होती है वो निर्वात में सबसे ज़्यादा होती है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कह रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम हैं। ये सब कोई जानते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, परावर्तन के भी 2 नियम होते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। तो जल संयंत्र है वो स्थितिज ऊर्जा को भी करता है और गतिज ऊर्जा को भी करता है। तो इसमें गतिज तो है नहीं, स्थितिज ऊर्जा है, तो स्थितिज ऊर्जा को ही हम टिक करेंगे। बहुत लोग उसमें नाभिकीय ऊर्जा भी कहीं कहीं मार देते हैं, लेकिन वो गलत है। तो स्थितिज ऊर्जा पे टिक कीजिए। तो ऑप्शन सी आपका सही है। कह रहा है 12 नंबर क्वेश्चन, जलता हुआ मोमबत्ती बदलता है। अब बताइए, मोमबत्ती जलेगा तो रासायनिक अभिक्रिया होगी और रासायनिक अभिक्रिया होगी तो प्रकाश में बदलता है। तो वो ऑप्शन बी आपका जो सही है। 13 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं, एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान विद्युत वाहक बल की तुलना में कम हो जाता है। ये पीछे वाले सेट में जो इससे पहले सेट हमने अपलोड किया है उसमें था। तो विद्युत वाहक बल का मान जो होता है, विभवांतर का मान जो होता है विद्युत वाहक बल की तुलना में कम हो जाता है।
यानी कि विभवांतर का मान जो होगा वो अधिक हो जाता है, विद्युत वाहक बल का मान कम होता है। तो अधिक, हालांकि इस पे आप लोग थोड़ा कमेंट हमको करके बताइएगा कि ए होगा या बी होगा। मेरे हिसाब से तो ए होगा। 14 नंबर, प्रतिरोध का मान बढ़ाने के लिए प्रतिरोधों को जोड़ा जाता है। तो भाई प्रतिरोधों को अगर हम श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे ना, तो आर की वैल्यू जो होगी ना वो ज़्यादा आएगी, तो इसलिए इसका ऑप्शन बी जो होगा वो सही हो जाएगा। 15 नंबर, विद्युत चुंबक बनाने के लिए प्राय जिस छड़ का उपयोग होता है वह है, इसमें भी कंफ्यूज करने वाला है। नरम लोहा तो सब लोग जानते हैं, लेकिन नरम लोहे की जगह आजकल इस्पात का भी यूज हो रहा है। तो नरम लोहा प्रायोरिटी है मैं कि हम पहले मारेंगे उसको, लेकिन इस्पात भी ऑप्शन दिया है, तो दोनों हो सकता है इसमें। तो सबसे पहले नरम लोहा को ही हम मार देंगे, क्योंकि आजकल इस्पात का भी यूज हो रहा है। तो इसके लिए भी आप लोग हमको कमेंट करके बताइएगा कि 15 नंबर का जो है वो आंसर कौन सा होगा, नरम लोहा होगा या इस्पात होगा। 16 में, उच्चतम ताप पर कौन सी प्रक्रिया पूरी की जाती है। तो आप लोग देख लीजिए कि नाभिकीय जो संलयन होता है ना वो उच्चतर ताप पर की जाती है। तो ऑप्शन बी जो है आपका वो सही है। 17 नंबर क्वेश्चन, सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत में बदलने की युक्ति को क्या कहा जाता है। तो सौर सेल उसको कहा जाता है। सौर सेल से सौर ऊर्जा को सीधे विद्युत ऊर्जा में बदल दिया जाता है। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पवन विद्युत जनित्र में पवन की चाल कम से कम कितनी होनी चाहिए। तो इसका आंसर सटीक जो आंसर होगा वो 15 किलोमीटर होगा, ठीक। लेकिन इसमें 15 किलोमीटर कहीं नहीं दिया है, तो 12 से 14 वाला पे हम टिक कर सकते हैं, ये वाला। 19 नंबर, सेल का विद्युत वाहक बल। सेल का विद्युत वाहक बल जो होता है वो सेल द्वारा इकाई आवेश पर किया गया कार्य के बराबर होता है, समतुल्य होता है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 20 नंबर, घरेलू परिपथ में मुख्य रूप से किसकी आपूर्ति होती है। तो घरेलू परिपथ में जो होता है ना एसी होता है, यानी कि अल्टरनेटिव करंट, प्रतिवर्ती धारा जिसको बोलते हैं हिंदी में। तो वो ऑप्शन ए आपका सही है। 21 का, वर्ण विक्षेपण असंभव है। वर्ण विक्षेपण जो है वो किस में असंभव है। तो निर्वात में वर्ण विक्षेपण असंभव है। 22 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि वायु में रखा एक कांच का प्रिज्म आपतित किरण को मोड़ देता है। वो आपतित किरण को किधर मोड़ देता है। तो आधार की ओर मोड़ देता है। तो ये भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला है, नीचे मोड़ देता है आधार की ओर, तो आधार की ओर मोड़ देता है। तो इसका ऑप्शन डी जो होगा वो सही होगा, यानी अभिलंब की ओर मोड़ देता है। 23 नंबर में कह रहा है कि जिंक प्लस में ऑक्सीजन जो है वो ऑक्साइड जो है वो जिंक ऑक्साइड किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो देखिए जिंक में ऑक्सीजन का जुड़ाव हो रहा है। तो ऑक्सीजन जब जुड़ता है तो किस में जुड़ता है, उपचयन में जुड़ता है। हालांकि ये देखने से एक संयोजन अभिक्रिया है, तो संयोजन तो इसमें ऑप्शन है नहीं, तो हम उपचयन वाले पे टिक कर रहे हैं। तो 23 का जो होगा वो डी होगा। 24 नंबर, खाने वाला सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। खाने वाला सोडा को सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बोला जाता है। तो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। 25 नंबर, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु। कमरे के तापमान पे द्रव अवस्था में रहने वाली धातु जो है वो पारा होता है। लेकिन यही चीज़ जब अधातु पूछेगा तो आप लोग ब्रोमीन पे टिक कीजिएगा। तो क्वेश्चन पे थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा आप लोग कि धातु पूछ रहा है कि अधातु पूछ रहा है। 26 नंबर क्वेश्चन, आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व कौन है। जितनी भी गैस होती है ना वो शून्य समूह का तत्व होता है, क्योंकि इनकी संयोजकता जो होती है ना वो जीरो होती है। तो ऑप्शन आपका इसमें देख लीजिए, इसमें कौन सा है, शून्य समूह का तत्व कौन है बताइए। शून्य समूह का इसमें जो आप लोगों को पता है अक्रिय गैस जिसको बोलते हैं, ठीक। अक्रिय गैस हाइड्रोजन भी तो है, लेकिन ये जो है ना
ये गैस फॉर्म में, इसको गैस में रहता है लेकिन इसको अक्रिय गैस वाली समूह में नहीं रखा गया है, इसको अक्रिय गैस वाले में नहीं रखा गया। तो इसका आंसर होगा हीलियम, 26 का बी। 27 सोडियम कार्बोनेट के जलीय विलयन में मेथिल ऑरेंज का विलयन मिलाने पर विलयन का रंग परिवर्तित होकर निम्नलिखित में से कैसा हो जाता है? तो वो हो जाता है पीला। ठीक, पीला हो जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही है, क्योंकि वो होता है क्षार। तो क्षार जो होता है ना वो पीला कर देता है, और जो अम्ल होता है वो लाल कर देता है। सोडियम कार्बोनेट मेथिल ऑरेंज, ये एक इंडिकेटर है। मेथिल ऑरेंज क्या है? एक इंडिकेटर है। तो सोडियम कार्बोनेट में जब मेथिल ऑरेंज को मिलाया जाता है, डाला जाता है, तो वो पीला कर देता है, क्योंकि सोडियम कार्बोनेट जो होता है ना वो क्षार है। 28 नंबर क्वेश्चन, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस निम्नलिखित में से कौन सी है? ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी जो गैस है, वो सबसे मेन जो उत्तरदायी गैस है वो कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 29 नंबर, गंधक की परमाणु संख्या क्या होती है? तो गंधक की परमाणु संख्या 16 होती है। तो आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 30 नंबर, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल में जो होता है वो आयनित हो जाता है, अम्ल जल में आयनित हो जाता है। तो ऑप्शन बी, देखिए यहाँ पे ए होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 31 नंबर कह रहा है कि अधिकतर धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं, धातुओं के ऑक्साइड जो अधिकतर होते हैं ना वो क्षारीय होते हैं, और अधातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं ना वो अम्लीय होते हैं। तो धातुओं के ऑक्साइड जो होते हैं वो क्या होते हैं? क्षारीय। हालांकि कुछ धातुओं के ऑक्साइड अम्लीय भी होते हैं, लेकिन अधिकतर पूछ रहा है, तो अधिकतर जो होते हैं वो क्षारीय होते हैं। 32 नंबर, सोने में निम्नलिखित में से कौन सा धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार की जाती है? तो सोने में ज़्यादातर पीतल मिला दिया जाता है। तो पीतल कहाँ है? तो सॉरी, तांबा। तांबा कहाँ है? पीतल हम बोल दिए थे, तांबा मिलाया जाता है। तो तांबा इसमें कहाँ है? कॉपर। यहाँ पे देखिए, कॉपर, कॉपर मिला के इसको मिश्र धातु बनाया जाता है। तो कॉपर इसका आंसर होगा। 33 कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड में मिला दिया जाता है कि निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? NaCl प्लस में AgNO3 को जब मिलाया जाता है तो AgCl प्लस में NaNO3, निम्नलिखित में से किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया है द्विविस्थापन। अब द्विविस्थापन क्यों है? क्योंकि देखिए, अब सोडियम का जो क्लोराइड है, क्लोराइड वो सिल्वर के साथ मिल जाता है। ठीक, अब सिल्वर क्लोराइड बना दे रहा है, और यहाँ पे सोडियम नाइट्रेट जो है ना वो उधर बन जा रहा है। तो ये दोनों की टीम के जो है ना वो पार्टी बदल दे रहे हैं। तो द्विविस्थापन है ये। 33 का जो है आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। 34 नंबर में देखते हैं कि सिलिकॉन क्या है। 34 नंबर में कह रहा है कि सिलिकॉन क्या है? तो सिलिकॉन एक अधातु है। सिलिकॉन क्या है? अधातु है। तो सिलिकॉन अधातु पे हम टिक कर देंगे। 34 का ए आपका सही हो जाएगा। 35, वे तत्व जिनके बाहरी सेल पूर्ण भरे होते हैं कहलाते हैं। जिनके बाहरी सेल जो है वो पूर्ण रूप से भरे होते हैं वो उत्कृष्ट गैस कहलाती है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। 36 नंबर, खड़िया का रासायनिक सूत्र क्या है? खड़िया का रासायनिक सूत्र जो है ये नहीं होगा, बी वाला CaOCl ये भी नहीं होगा, CaCl2 ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी आपका जो है सही है, CaCO3 ये वाला होता है। 37 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अम्लीय ऑक्साइड है? अब देखिए, अम्लीय, अभी पीछे हम बताए थे कि कौन धातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है कि अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो अधातु अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें अधातु कौन सा है? अधातु जो है वो सल्फर है। तो सल्फर के जो ऑक्साइड होते हैं वो अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं।
38 नंबर निम्नलिखित में से कौन एल्काइन है। अब एल्काइन आप लोग को बताया गया है, उसका होता है CnH2n-2, CnH2n-2, यानी कि डबल से दो कम। तो डबल से दो कम कौन है इसमें, ये वाला है 38 का C। 38 का C जो है वो एल्काइन का है। 39 में कह रहा है कि CH3 सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड C2H5 का IUPAC नाम क्या है। तो इसका IUPAC नाम है मेथॉक्सी एथेन। 40 नंबर निम्नलिखित में से कौन यौगिक ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो एथेनॉल को यौगिक जो है ईंधन के रूप में, ये कार्बन के यौगिक हैं तो ये ईंधन के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो एथेनॉल इसका सही आंसर हो जाएगा। 41 सोडियम हाइड्रोक्साइड जिंक से अभिक्रिया करके निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद बनाता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है वो जिंक से अभिक्रिया करके ये बनाता है, सोडियम जिंक ऑक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा, ये वाला ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। 42 देखते हैं धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र ये होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, क्योंकि इसको क्रिस्टलीकरण किया जाता है। हालांकि सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3 होता है, वो है नहीं इसमें, तो इसका 42 का ए होगा। 43 अम्लराज में सांद्र HNO3 और सांद्र HCl का अनुपात क्या है। हाँ देख लीजिए, अब ये क्वेश्चन पूछ दिया है कि इन दोनों में नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का अनुपात कितना होता है। तो जब शुरू में नाइट्रिक अम्ल लिखा है और बाद में हाइड्रोक्लोरिक लिखा है तो हो जाएगा 1:3। लेकिन अगर यही चीज़ शुरू में HCl को रखता और बाद में नाइट्रिक अम्ल को रखता तो वो उसका ओरिजिनल होता है 3:1, यानी 3:1 होता है। लेकिन शुरू में ये नाइट्रिक अम्ल को रख दिया है तो हम 1:3 को टिक करेंगे। हालांकि इसका अगर जनरली देखा जाएगा तो 3:1 होता है, लेकिन ये शुरू में इसको रख दिया है। तो मैथ के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो 1:3 इसका सही आंसर होगा। किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को, ये पहले ही सेट में आ चुका है, अभिकारक। अभिकारक इसका आंसर होगा। निम्नलिखित में से 45 निम्नलिखित में से कौन अम्लीय ऑक्साइड है। ये दोबारा क्वेश्चन पूछ दिया, इससे पहले वाले में भी हम लोग देखें कि अम्लीय ऑक्साइड कौन है। तो इसमें अम्लीय ऑक्साइड वही बनाता है जो कि क्षार होता है। तो क्षार कौन है इसमें, सल्फर जो है, सॉरी जो अधातु होता है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। हम क्षार बोल दिए, अधातु जो होता है वो अम्लीय ऑक्साइड बनाता है। तो इसमें अधातु कौन है, डी, सल्फर का जो ऑक्साइड होता है। 46 निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ का जलीय घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है। लाल को जब नीला करता है तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन होता है, ये आप लोग को पता होगा। लाल को नीला, नीला को लाल, तो जब लाल को नीला करता है तो वो क्षार है, और जब नीले को लाल कर देता है तो वो अम्ल है। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, माइंड सेटअप कर लीजिएगा कि हाँ क्या पूछेगा तो हम क्या बोलेंगे। 47 में कह रहा है कि स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान कितना होता है। तो स्वस्थ शरीर का सामान्य पीएच मान जो होता है 7 से 7.8 तक होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है। 48 में कह रहा है कि निम्नलिखित यौगिक में कौन जल में विलेय हैं। ये भी रिटर्निंग क्वेश्चन है, यानी कि दोबारा हम लोग पढ़ रहे हैं इसको। ग्लूकोज जो है वो जल में विलेय होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही है। 49 निम्नलिखित में से कौन अम्लगम है। ये भी रिटर्निंग क्वेश्चन है। ये जिसमें पारा मिल जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, अम्लगम है। तो ऑप्शन बी आपका सही है, देखिए इसमें पारा मिला हुआ है। 50 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी धातु जिंक सल्फेट के विलयन से जिंक को विस्थापित कर सकती है।
अब देखिए जिंक को विस्थापित कर सकती है इसमें कौन, एल्युमिनियम। कॉपर भी विस्थापित कर सकता है, लेकिन भाई साहब जिंक की जो अभिक्रियाशीलता होती है यानी पावर जो होती है वो कॉपर से ज़्यादा होती है, तो कम पावर वाला आदमी ज़्यादा पावर वाला से नहीं लड़ पाएगा। लेकिन एल्युमिनियम जो होता है वो जिंक से ज़्यादा पावरफुल होता है, ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, इसलिए इसमें एल्युमिनियम को हम टिक करेंगे। समझ में आ रहा है बात। 51 ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर हृदय से, कह रहा है कि हार्ट से शरीर के विभिन्न भागों में ले जाने वाली रक्त वाहिनी। जब हार्ट से शरीर में ऑक्सीजन युक्त यानी कि जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है उसको ले जाने का काम जो होता है धमनी करती है, इसलिए इसको ध से धनी और ध से धमनी ट्रिक याद रखिएगा। और कार्बन डाइऑक्साइड कौन, सीरा, वो लेके जाता है। 52 में कह रहा है कि 50 रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं। रक्त के हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव, रक्त में कौन सा चीज़ जो होता है वो हल्का पीला और चिपचिपा होता है, तो वो प्लाज्मा होता है। हालांकि सीरम होता है लेकिन वो रक्त का वो पार्ट नहीं है, वो खुद रक्त ही है। ठीक, तो रक्त के पार्ट को ये पूछ रहा है, प्लाज्मा है। प्लाज्मा कहाँ है भाई इसमें, सी ऑप्शन। 53 में किस पौधे की पत्तियों पर स्टोमाटा अनुपस्थित होते हैं। तो भाई ये जो बताइए कि जो पानी में डूब गया है पौधा, अब उसके पत्तियों पे कहाँ स्टोमाटा होगा, क्योंकि स्टोमाटा किसके लिए है, वही है गैसों का विसरण करने के लिए यानी आदान प्रदान करने के लिए। तो स्टोमाटा जलमग्न हाइड्रोफाइट्स में नहीं होता है, अनुपस्थित रहते हैं, इसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन बी सही है। 54 किण्वन क्रिया पाई जाती है। अब देखिए किण्वन से ही अल्कोहल जो होता है ना वो बनता है, तो किण्वन क्रिया जो है वो पाई जाती है, ये पूछ रहा है, तो ईस्ट में पाई जाती है, तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 55 पूर्ण विकसित अंडाशय कहलाता है। पूर्ण विकसित अंडाशय को हम क्या बोलते हैं, फल बोलते हैं। 56 ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र, ये चीनी का भाई है, तो चीनी का ये होगा, ये वाला चीनी का हो जाएगा और ये वाला ग्लूकोज का हो जाएगा, तो ऑप्शन बी आपका जो है वो सही है। 57 निम्नलिखित में से किस पौधे का किसे पौधे का प्रकाश संश्लेषी इकाई कहते हैं। इकाई मतलब पूरा यूनिटे पूछ रहा है, यानी कि पूरा फैक्ट्री के वर्कर के लिस्ट पूछ रहा है, तो क्लोरोप्लास्ट। अब क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल आता है, तो हम क्लोरोफिल पे टिक नहीं करेंगे, क्लोरोप्लास्ट पे टिक करेंगे। 58 अंडोत्सर्ग का कारण क्या है। मान लो कि अगर किसी मादा से अंडोत्सर्ग हो रहा है तो उसका कारण क्या होता है, तो उसका कारण होता है LH, ये एक हार्मोन है, अब इसके कारण ही अंडोत्सर्ग होता है। 59 निम्नलिखित जीवों में किसमें अलैंगिक जनन द्विखंडन द्वारा नहीं होता है, तो नहीं पूछ रहा है, तो देखिए अब इसमें भी द्विखंडन होता है, इसमें भी होता है, इसमें भी होता है, तो इसमें नहीं होता है, तो इसका सबका आंसर जो होगा ये तो सही है लेकिन यही गलत है, इसमें नहीं होता है, तो ऑप्शन ए आपका सही है। 60 नंबर प्रकृति में ऑक्सीजन का संतुलन कैसे बना रहता है। प्रकृति में ऑक्सीजन का जो संतुलन है ना वो प्रकाश संश्लेषण के थ्रू होता है, क्योंकि पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, जो भी एनिमल है। 61 में कह रहा है कि भोजन के पाचन में निम्नलिखित में से किस रस की भूमिका होती है। तो भोजन के पाचन में इसकी भी भूमिका होती है, इसकी भी होती है, इसकी भी होती है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी जो है आपका सही है। 62 नंबर में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम पाया जाता है। तो ट्रिप्सिन नामक एंजाइम जो है वो अग्नाशय रस में पाया जाता है। अग्नाशय रस से लैट निकलता है, LAT लैट, लाइपेज, एमाइलेज और ट्रिप्सिन। तो ये ट्रिप्सिन केवल पूछ रहा है, ये अग्नाशय रस में ये तीनों साथ ही चलते हैं, तो ऑप्शन बी आपका सही है।
63 आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है वो छोटी आंत है। ये भी रिटर्निंग क्वेश्चन है। 64 में मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ कहाँ से होता है? तो मनुष्य में पाचन क्रिया का आरंभ बहुत लोग कहते हैं कि पेट से होता है। अरे भाई, मुख से ही शुरू हो जाता है। मुख में लार निकलता है, लार से कुछ स्टार्च का पाचन होने लगता है। तो मुंह से ही पाचन हम लोग में होने लगता है। तो इसका ऑप्शन बी जो है मुख गुहा वो सही है। 65 निम्नलिखित में से कौन वसा के पाचन में सहायक होता है? अब बताइए। वही लेट जो अभी बोले ना, उसी में से एक है कोई। तो जो होता है लाइपेज, लैट बताए थे ना, लैट LAT, टाइलिन, एमाइलेज और लाइपेज। तो लाइपेज जो होता है ना ये वाला, तो ये वसा का पाचन करता है। एमाइलेज जो होता है वो कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और टाइलिन जो है वो प्रोटीन का पाचन करता है। तो लाइपेज इसका सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। 66 ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है। ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया जो होती है वो कोशिका द्रव में संपन्न होती है, इसमें संपन्न होती है। अब ग्लाइकोलिसिस क्या बोल जाता है? वो क्रेब्स चक्र जब चलता है ना, वो वाली प्रक्रिया की बात कर रहा है ये। 67 ओजोन परत है। ओजोन परत क्या है भाई? हानिकारक है, लाभदायक है, उच्च ताप पर लाभदायक है। तो ओजोन परत जो है हमारे हिसाब से तो वो लाभदायक ही है, हानिकारक तो इसका ऑप्शन होगा ना, इनमें से कोई नहीं होगा। अब बी या सी में से देख लिया जाए कि कोई होगा। तो इसमें भी कह रहा है कि उच्च ताप पे लाभदायक, यानी कि थोड़ा सा ऊंचा ताप जब ज़्यादा रहेगा तब लाभ करता है, नहीं तो मान लो कि ठंडे में उसका रोल ही क्या है। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो बी हो जाएगा, उच्च ताप पर, यानी कि जब गर्मी रहेगी तब वो हमको फ़ायदा पहुंचाता है, यानी सन की किरणें को वो रोक लेता है, अल्ट्रावायलेट रे को उसको रोकता है। 68 निम्नलिखित में से कौन फूल में नर प्रजनन अंग है? नर प्रजनन अंग ये है पुंकेसर, बाकी सब जो है वो नर प्रजनन अंग नहीं है। तो ऑप्शन ए जो है वो आपका सही है। 69 पौधों में श्वसन क्रिया के अंतर्गत ATP के टूटने से कितनी ऊर्जा मुक्त होती है? अब बताइए, ये नया क्वेश्चन आ गया आप लोग में। तो इसमें होता है कि 3.5 किलो जूल जो होता है वो पर मोल, इतना ऊर्जा मुक्त होता है। तो ऑप्शन आपका सी जो है वो सही है। तो ऑप्शन सी पे हम टिक कर दे रहे हैं। 69 का ऑप्शन सी आपका सही है। 70 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। कह रहा है कि इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है? तो इथाइल एल्कोहल जो बनता है वो अवायवीय श्वसन में बनता है। हालांकि वो बनता है किण्वन में, लेकिन भाई साहब वो श्वसन पूछ रहा है, तो वायवीय या अवायवीय, दो ही तरह का श्वसन होता है। तो श्वसन अवायवीय में से ये बनता है, इसलिए अवायवीय में हम टिक। हालांकि ये आप कमेंट करके हमको बताइएगा कि ऑप्शन बी होगा या ऑप्शन सी होगा। मेरे हिसाब से वो श्वसन पूछ रहा है, तो अवायवीय में हम टिक करेंगे इसको, ठीक। 71 रक्त में उपस्थित कौन सी कणिकाएं श्वसन गैस के परिवहन में भाग लेती है? तो रक्त में जो होता है लाल रक्त कणिकाएं जो होती है WBC, वो भाग लेती है श्वसन गैसों के परिवहन में। तो ऑप्शन ए जो है आपका वो सही हो। 72 पादप अपशिष्ट जमा होते हैं। ये भी रिटर्निंग क्वेश्चन है, पहले जो सेट हमने डाला है उसका ही क्वेश्चन है ये। तो ये तीनों में होता है, पत्तियों में होता है, छालों में होता है, कोशिका रिक्तिकाओं में होता है। इनमें सभी पे हम टिक कर देंगे। 73 मनुष्य के आहार नाल का कौन सा भाग किसी एंजाइम को स्रावित नहीं करता है? ये देखिए क्वेश्चन। तो जो हम लोग का ये जो मुख से भोजन जब आता है ये पाइप में, फूड पाइप में, जिसको एसोफेगस फूड पाइप में जब आता है, ग्रास नली हिंदी में उसको बोलते हैं। तो ये जो होता है ना, इससे कोई एंजाइम नहीं, बस इसका काम है कि भोजन को यहाँ से नीचे मतलब कि पेट तक पहुँचा देना, आमाशय तक पहुँचा देना।
तो ग्रास नली से कोई भी एंजाइम नहीं निकलता है, तो ऑप्शन बी आपका सही है। बाकी मुंह से भी निकलता है, आमाशय से भी निकलता है। 74 मूत्र की सांद्रता किसकी उपस्थिति पर निर्भर करती है? तो मूत्र की सांद्रता जो है वो वेसोप्रेसिन के पे निर्भर करती है, तो ऑप्शन आपका सी हो जाएगा। तो इसको याद कर लीजिएगा। 75 में कह रहा है कि कौन सा हार्मोन पौधों की वृद्धि से संबंधित नहीं है? तो पौधों की वृद्धि से संबंधित एब्सिसिक अम्ल जो है वो संबंधित नहीं है। बाकी ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन ये संबंधित नहीं है, वृद्धि को रोक देता है। 76 में मानव हृदय किस तंत्र का भाग है? 76 में कह रहा है कि मानव जो हृदय है वो पाचन तंत्र नहीं है, श्वसन तंत्र नहीं है, उत्सर्जन तंत्र नहीं है, लेकिन परिवहन तंत्र है, तो परिवहन तंत्र पे टिक कर दिया जाएगा। उसके बाद 77 में कह रहा है कि जीव विज्ञान की वह शाखा जो गुणों के वंशानुक्रम के अध्ययन से संबंधित है, तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको अनुवांशिकी बोलते हैं। तो ऑप्शन बी आपका जो है वो सही है। उसके बाद 78 में श्वसन क्रिया में निम्नलिखित में से किस गैस को ग्रहण किया जाता है? तो श्वसन क्रिया में हम किस गैस को ग्रहण करते हैं? तो ऑक्सीजन को ग्रहण कर लेते हैं। बाकी हमारे काम की चीज़ नहीं है, इसलिए हम इसको ग्रहण नहीं करते हैं। हालांकि श्वसन में तो अनेक गैस होती हैं, लेकिन ग्रहण करने लायक ऑक्सीजन ही रहता है। तो 78 का बी आपका सही हो जाएगा। 79 कह रहा है कि ग्लूकोज में कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? तो ग्लूकोज का आपको अणुसूत्र पता है कि C6H12 और O6। तो कार्बन के कितने परमाणु? तो कार्बन के 6 परमाणु होते हैं। इसमें कार्बन के कितने परमाणु होते हैं? 6 परमाणु। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अब देख रहे हैं लास्ट क्वेश्चन। कह रहा 80 मस्तिष्क में अनैच्छिक क्रियाओं का नियंत्रण केंद्र अवस्थित होता है। ये भी कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन है। तो इसमें देखिए, अब मेडुला भी दिया है, तो मेडुला कंट्रोल तो करता है, लेकिन भाई मेडुला होता कहाँ है? मेडुला जो होता है वो पश्च मस्तिष्क में होता है। तो ये नियंत्रण केंद्र कहाँ अवस्थित होता है? तो हम इसमें अग्र मस्तिष्क या मध्य मस्तिष्क दोनों कंट्रोल करता है। तो मेडुला भी हालांकि दिया है, तो हम मेडुला पे ही टिक करेंगे, क्योंकि इसमें पश्च मस्तिष्क भी दिया हुआ है, अग्र मस्तिष्क भी दिया हुआ है। अग्र मस्तिष्क तो इसमें रोल नहीं है, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। हालांकि मेडुला भी दिया है, तो हालांकि हम इस पे मेडुला पे ही टिक करेंगे। हालांकि इसका भी कमेंट आप लोग हमको करके बताइएगा कि मेडुला होगा या पश्च मस्तिष्क होगा, तो ये हमको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो ये था आप लोगों का 80 क्वेश्चन साइंस का, जो कि इस बार जो बोर्ड में बच्चे बैठने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। और कमेंट जितने भी क्वेश्चन का हमने बोला है उसको करके ज़रूर बताइएगा, और वीडियो को हो सके तो लाइक कर दीजिएगा। और तब तक फिर मिलेंगे। आप परीक्षा की तैयारी अच्छे से करते रहिए, नए वीडियो के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए जय हिंद।